जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाहुजा लॉ अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है गुप्त काल के पतन के बाद भारत की स्थिति क्या थी और भारत में कौन कौन से वंश उसके बाद आए। जैसे गुप्त काल का पतन होता है, गुप्त काल अर्थात गुप्त वंश। गुप्त वंश के पतन होने के पश्चात भारत में मैत्रेय वंश जो गुजरात के सौराष्ट्र में था, मैत्रेय वंश, हरियाणा में पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। हरियाणा में कौन सा वंश आया? पुष्यभूति वंश। यूपी के कन्नौज में मौखरी वंश, यूपी के कन्नौज में मौखरी वंश। असम के पास एक कामरूप वंश था, कामरूप वंश। और दक्षिण में कर्नाटक में एक वंश था जिसका नाम था चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। तो दोस्त ये जो वंश है, मैत्रेय वंश, पुष्यभूति वंश, मौखरी वंश, कामरूप वंश और चालुक्य वंश, इन वंश को हम सेपरेट पढ़ते हैं तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम एक कहानी के माध्यम से इन सभी वंशों को समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी वंश का आपस में रिलेशन क्या था और ये कैसे एक दूसरे से संबंध रखते थे, किसके साथ दोस्ती थी, किसके साथ दुश्मनी थी। तो चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं इन सभी वंशों को। सपोज दैट दोस्त, ये हमारा भारत, आप समझिए दोस्त, ये भारत है, ये गुजरात वाला हिस्सा है दोस्त। यहां एक वंश था, यहां कौन सा वंश था ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक वंश था दोस्त और एक वंश यहां पर था, एक यहां था, एक वंश यहां था और एक यहां। फिर ये बीच वाली लोकेशन भी पता होना चाहिए। फिर ये आपको, तो दोस्त जो मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स आपको जरूर पता होना चाहिए। एक हरियाणा में जगह पड़ती है थानेश्वर, जो हरियाणा में थानेश्वर जगह पड़ती है, ये पॉइंट थानेश्वर है। और यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज, तो ये कन्नौज है दोस्त, ये मालवा है। और नीचे दोस्त कर्नाटक, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है कर्नाटक में कौन सा वंश था दोस्त? चालुक्य वंश। और ये क्या है? बंगाल, बंगाल में कौन सा वंश था? यानी गोंड वंश। बंगाल में एक वंश था गोंड वंश। और असम में एक वंश था काम रूप वंश। ये चीजें क्लियर है दोस्त। तो ये असम है, असम में कौन सा वंश था? कामरूप वंश। और वेस्ट बंगाल में कौन सा वंश था? गौड़ वंश। और यूपी में कौन सा वंश था? यूपी के कन्नौज में यानी मौखरी वंश। तो यहां पर कौन सा वंश था दोस्त? मौखरी वंश। तो यहां पर मौखरी वंश था। और थानेश्वर जो पड़ता है ये कहां है दोस्त? हरियाणा में। तो हरियाणा में जो थानेश्वर है, यहां एक वंश था, उसका नाम था पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश। और गुजरात और सौराष्ट्र दोनों में एक वंश था, उसका नाम था मैत्रेय वंश। और जो ये बीच में पड़ता है ये दोस्त क्या था हमारा? ये था मालवा। तो ये आपने समझा और यहां से आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाकर चलते हैं दोस्त। तो ध्यान दो, तो जो यूपी के कन्नौज में एक वंश था जिसका नाम था मौखरी वंश। मौखरी वंश के जो राजा थे उनका नाम था अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के एक बेटे थे, उनका नाम था ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन। ये इनके क्या थे? पुत्र। दोस्त इनको बहुत अच्छे से समझना कि यूपी के कन्नौज में एक मौखरी वंश था और मौखरी वंश के जो शासक थे उनका नाम था अवंती वर्मन और उनके बेटे का नाम था ग्रहवर्मन। और इनके पड़ोस में ही
थानेश्वर में एक वंश था पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति, तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? तो पुष्यभूति था। इसके जो पुत्र था, इसके पुत्र का नाम था नरवर्धन। इसका जो पुत्र था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। ये बात आपके दोस्त क्लियर हो जानी चाहिए। तो हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश था, और इस वंश का जो दोस्त संस्थापक था पुष्यभूति। ये क्या था? इसका संस्थापक। और इसका बेटा कौन था? नरवर्धन। इसके बेटे का नाम क्या था? यानी प्रभाकर वर्धन। फिर प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। इनके कितना बेटा हुआ? 2 बेटा हुआ, 1 बेटी हुआ। इसके बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। उससे छोटे का नाम था हर्षवर्धन। दोस्तों उससे छोटे एक बेटी इनके पैदा हुई जिसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री। तो आपको अभी ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यूपी के कन्नौज में एक पहले वंश हुआ करता था 6ठी-7वीं शताब्दी में। उस वंश का नाम था मोखरी वंश। उस वंश के जो शासक थे उनका नाम था अवंती वर्मन, और अवंती वर्मन के बेटे का नाम था दोस्त ग्रहवर्मन। और यहाँ जो हरियाणा में थानेश्वर है, थानेश्वर में दोस्त एक वंश था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था पुष्यभूति, उसके बेटे का नाम था नरवर्धन, और नरवर्धन के बेटे का नाम था प्रभाकर वर्धन। दोस्त प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, उससे छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन, और उससे छोटी जो बेटी थी उसका नाम था राज्यश्री। अभी आपको 2 चीजें पता चली है दोस्त। असम में वंश कौन सा था? कामरूप वंश। और कामरूप वंश का शासक कौन था? उसका नाम था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। तो यहां पर शासक कौन था? भास्कर वर्मन था। और मालवा की मैं बात कर रहा हूं, यहां का शासक कौन चल रहा था दोस्त? देवगुप्त। ये सभी शासक आपस में 6ठी-7वीं शताब्दी के हैं और एक दूसरे का सभी से संबंध है। अभी साथ के साथ आपको सारे संबंध क्लियर हो जाएंगे। और वेस्ट बंगाल में एक दोस्त वंश था गौड़ वंश, और गौड़ वंश का जो शासक था उसका नाम था दोस्त शशांक। और ये लॉर्ड शिवा, ये शिवा का बहुत बड़ा पुजारी था। इसने बोधि वृक्ष भी कटवाया था। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शासक कौन है। वो 4 शासक के नाम डाल देता है, फिर उसमें एक शासक होता है शशांक। ये शिवा का लॉर्ड पुजारी था। ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और इसी वजह से इसने श्रीलंका में जाकर यानी बोध वृक्ष को कटवा दिया था। ये चीज क्लियर हो गई। तो आगे चलते हैं। चालुक्य वंश दोस्त, यहाँ चालुक्य वंश था और यहाँ के शासक का नाम था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड। और मैत्रेय वंश है जो दोस्त हमारा मैत्रेय वंश है, यहां एक शासक चल रहा था, इसका नाम था भट्टार्क। तो अभी सिर्फ आपको यह देखना है कि मैंने कहां की लोकेशन क्या दी है। यानी उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज एक शहर है जहां की सांसद डिंपल यादव जी हैं, और कन्नौज को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। कन्नौज को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। और जहां से सांसद कौन है? यानी डिंपल यादव, अखिलेश यादव जी की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी की पत्नी। कहां से हैं वो? कन्नौज से सांसद हैं। और कन्नौज में पहले एक शहर हुआ करता था, वंश हुआ करता था, जिस वंश का नाम था मोखरी वंश। मोखरी वंश का शासक कौन था दोस्त? उसका नाम था अवंती वर्मन, और उसके बेटे का नाम था ग्रहवर्मन। इसके पड़ोस में एक वंश था, एक जगह थी थानेश्वर। थानेश्वर में एक वंश था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। उसके बेटे का नाम था नरवर्धन, उसके बेटे का नाम था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटी होती है। बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन, और सबसे छोटी बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। उस समय की सबसे सुंदर कन्या थी राज्यश्री। उस समय की सबसे सुंदर कन्या किसको बताया जाता है? राज्यश्री को बताया जाता है। और अब आपको दोस्त ये रिलेशन समझना है, जो राज्यवर्धन है और जो भास्कर वर्मन है, ये आपस में क्या है? ये 2 दोस्त हैं। ये बात क्लियर हो गई दोस्त। जो राज्यवर्धन है और जो राज्यवर्धन और भास्कर वर्मन यानी पुष्यभूति वंश का एक शासक, पुष्यभूति वंश का एक शासक कौन? यानी शासक का बेटा राज्यवर्धन। वो असम में भास्कर वर्मन का क्या है? एक बहुत अच्छा दोस्त। क्या है वो? बहुत अच्छा क्या है वो? एक दोस्त है। ये चीजें यदि आपके क्लियर है तो बताइए दोस्त। फिर आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पे मालवा का शासक जो देवगुप्त है और दक्षिण में चालुक्य वंश का शासक जो पुलकेशिन सेकंड है और जो बंगाल में गोंड वंश का शासक है शशांक, ये दोस्त तीनों आपस में दोस्त थे। ये कौन कौन दोस्त थे? यानी देवगुप्त और पुलकेशिन सेकंड और शशांक, ये तीनों आपस में दोस्त हैं। और आप सब जानते हैं यदि एक दोस्त को कोई कुछ बोल देता है तो फिर दोस्तों की यानी झुंड इकट्ठा होकर जाता है उसको सबक सिखाने के लिए कि तूने मेरे दोस्त को ऐसा क्यों बोला। तो देवगुप्त, पुलकेशिन सेकंड, शशांक, यानी बंगाल में गोंड वंश के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त और चालुक्य के शासक पुलकेशिन सेकंड, इन तीनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। इन तीनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। तो दोस्त अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है और कहानी को बहुत अच्छे से प्यार से समझ के चलना। तो जो राज्यश्री होती है, राज्यश्री से शशांक, जो गौड़ वंश के शासक है शशांक, ये राज्यश्री जो है ये गौड़ वंश के शासक शशांक से लव करती है और शशांक भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थानेश्वर में एक वंश है पुष्यभूति वंश, जिसके संस्थापक पुष्यभूति, उसका बेटे का नाम है नरवर्धन, उसके बेटे का नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री गौड़ वंश के शासक शशांक से प्यार करती है और शशांक भी उसी से प्यार करता है। दोनों की लव स्टोरी इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के सभी लोगों को पता चल जाती है और फिर घर वाले को भी पता चल जाती है। जैसे इस बात का पता पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन को पता चलता है और उनके भाइयों को पता चलता है, वो जल्दी से जल्दी अर्थात हालन फालन में अपनी बहन की शादी, राज्यश्री की शादी वो किससे कर देते हैं? एक पड़ोस के शासक के बेटे ग्रहवर्मन से कर देते हैं। तो राज्यश्री प्यार किससे करती थी? शशांक से, परंतु उसकी शादी किससे कर दी गई? यानी पड़ोस के राजा ग्रहवर्मन से कर दी गई। और यदि अपनी प्रेमिका की शादी किसी और से हो जाए, यदि आपने प्यार किया होगा तो ये आपको पता होगा कि उसके बाद क्या करना होता है। तो ध्यान दीजिए, जब यहां शशांक को पता चला कि तुम्हारी प्रेंसी की शादी यानी मोखरी वंश के शासक अवंती वर्मन के बेटे से कर दी गई, तो वो अपने दोस्तों को बताता है, मालवा के शासक देवगुप्त को बताता है और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड को बताता है कि दोस्त, तुम्हारी भाभी जो थी वो अब हमारी नहीं रही, वो मोखरी वंश के शासक के बेटे के साथ उसकी शादी कर दी गई है। उसके दोस्त उसको सलाह देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, भाभी हमारी है, हमारी ही रहेगी। तो फिर ये तीनों एक सलाह करते हैं और सलाह कर अपनी पूरी फौज को लेकर ये चले जाते हैं कहां? कन्नौज। और कन्नौज में जाकर देवगुप्त, पुलकेशिन सेकंड और शशांक और तीनों ये अवंती वर्मन को मार देते हैं और ग्रहवर्मन को मार देते हैं ऑन द स्पॉट। ये जैसे अपनी सेना को लेकर जाते हैं, ये अपनी प्रेमिका के पति को मार देते हैं और उसके पति के पापा को मार देते हैं और अपनी प्रेमिका को उठाकर वहां से ले आते हैं। और जब अपनी प्रेमिका को उठाकर कहां लेकर आते हैं? यानी ये बंगाल में लेकर आते हैं। गौड़ वंश का शासक अपने साथ उसको लेकर आता है और उसके साथ इतनी दरिद्रगी करता है कि यूज एंड थ्रो, उसको यूज करके फिर छोड़ देता है। वो बेचारी भटकती रहती है। अभी कहानी को यहां ब्रेक करते हैं और इस कहानी को फिर पुनः स्टार्ट करेंगे। अब कहानी स्टार्ट करते हैं कि जब राज्यश्री के पति को मार दिया गया और उसके पति के पापा को मार दिया गया और इस बात का पता चला किसको? यानी राज्यवर्धन को, हर्षवर्धन को और भास्कर वर्मन को, अर्थात राज्यश्री की फैमिली को जब इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो भी अपनी पूरी पावर के साथ में वो सब लोग आते हैं और जैसे वो आक्रमण करते हैं, मैं राज्यवर्धन की बात कर रहा हूं, राज्यवर्धन क्या करता है? सीधा आक्रमण करने की कोशिश करता है। किस पर? यानी शशांक पर, गौड़ वंश के शासक शशांक पर। कौन? राज्यवर्धन अर्थात राज्यश्री का बड़ा भाई उस पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले गए हैं और तेरी बहन के जो हस्बैंड हैं और तेरी बहन के जो हस्बैंड के पिता हैं उनको उन्होंने मार गिराया है। तो ये बात राज्यवर्धन को नहीं पचती है, तो वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, गुंडों के साथ आता है और शशांक को मारने की साजिश करता है। और उससे पहले ही मालवा का शासक देवगुप्त इतना ताकतवर होता है और उन्हें सूत्रों के माध्यम से पता चलता है कि राज्यवर्धन
तेरे दोस्त शशांक पर आक्रमण करने आ रहा है, तो देवगुप्त पहले से पहले ही जाकर किसको मार देता है, यानी राज्यवर्धन को मार देता है। यानी अपने दोस्त पर आंच नहीं आनी चाहिए, भले चाहे किसी को भी मारना पड़ जाए। तो मालवा का शासक देवगुप्त राज्यवर्धन को मार देता है। फिर बहुत एक लंबी कहानी चलती रहती है। पुनः इस बात का पता हर्षवर्धन को चलता है, क्योंकि हर्षवर्धन जी जो हैं वो एक पंडित हैं, वो इन चीजों से परे थे, वो साधु सन्यासी का जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। परंतु जब बहन के ऊपर बात आई और बहन भी चली गई, बहनोई भी चला गया, और बहन के जो पिता थे अर्थात जो उनके ससुर थे उनको भी मार दिया गया, पति को भी मार दिया गया, और हर्षवर्धन के बड़े भाई को भी मार दिया गया। अब बचा ही क्या है परिवार में, सब कुछ तो नष्ट हो गया है। तो हर्षवर्धन को गुस्सा आता है, और हर्षवर्धन एक वो नीति का बहुत, यानी आप कह सकते हैं वो नीतिकार था, या वो अपने समय का उपयोग वो बहुत सोच समझ के करता था। उसने सोचा कि देवगुप्त बहुत शक्तिशाली शासक है और शशांक बहुत शक्तिशाली शासक है और पुलकेशिन सेकंड भी बहुत शक्तिशाली शासक हैं। अब इन शक्तिशाली शासकों से हमें पंगा लेना है, तो उसके लिए हमें कोई नीति बनानी पड़ेगी। तो हर्षवर्धन जी एक नीति बनाते हैं और वो भास्कर वर्मन के पास आते हैं, और भास्कर वर्मन को आकर बोलते हैं कि भाई मैं भास्कर वर्मन आपके मित्र का दोस्त हूं। वो उनको जानते थे। उन्होंने कहा कि बताओ दोस्त कैसे आना हुआ आज बहुत समय बाद। तो कहते हैं कि जो आपके दोस्त वो इस दुनिया में नहीं रहे, और जो आपकी प्यारी बहन थी राज्यश्री उसका पता नहीं है कहाँ है, और उन दामाद जी को भी मार दिया गया है, जो उनके राज्यश्री के पति थे उनको भी मार दिया गया है, और उनके ससुर को भी मार दिया गया है, और राज्यवर्धन को भी मार दिया गया है। जब पूरी स्टोरी कौन बताते हैं, हर्षवर्धन जी, ये कैसे कैसे स्टोरी घटी, हर्षवर्धन जी जब बताते हैं तो भास्कर वर्मन को भी गुस्सा आता है। तो हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन दोनों अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ जाते हैं पुलकेशिन सेकंड के पास। तो हर्षवर्धन जी एक नीति बनाते हैं कि शशांक तो बहुत शक्तिशाली शासक है, शशांक से को तो हम बाद में देखेंगे, पहले उस व्यक्ति को देख लेते हैं कि जो शशांक का साथ दे रहा है। तो शशांक का देवगुप्त साथ दे रहा था और पुलकेशिन सेकंड साथ दे रहा था। तो उन्होंने एक नीति बनाई कि नीचे से ऊपर की ओर वार करते चलेंगे और पहले पुलकेशिन सेकंड को मार लेते हैं। तो जैसे भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन दोनों पुलकेशिन सेकंड पर अटैक करने आते हैं। पुलकेशिन सेकंड अपने आप में इतना शक्तिशाली शासक था, पुलकेशिन सेकंड भास्कर वर्मन को ऑन द स्पॉट युद्ध में मार देता है, और युद्ध में अंत में जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को भी पकड़ लिया जाता है। और हर्षवर्धन को पकड़कर फिर पुलकेशिन सेकंड पूछते हैं कि बताओ अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो तब हर्षवर्धन जी बोलते हैं कि एक राजा जैसा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, पुलकेशिन जी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो, मुझ पे दया करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनकी इस बात से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन सेकंड उन्हें जीने का यानी अवसर दे देते हैं। परंतु उनकी जो पीठ है, उनकी जो कमर है, चाकू से उनकी कमर पर विजय शब्द लिख देते हैं, चाकू से विजय शब्द लिख देते हैं, और उनकी सेना के साथ उन्हें भेज देते हैं, जाओ मैंने तुमको एक जीवन दान दे दिया है। और पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को जब हराते हैं तो यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पर होता है। ये दोस्त काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। और पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर एक उपाधि लेते हैं, परमेश्वर। ये परमेश्वर की उपाधि लेते हैं, और दूसरी उपाधि लेते हैं दक्षिणेश्वर। ये परमेश्वर और दक्षिणेश्वर की उपाधि लेते हैं। ये बात दोस्त आपके क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद हर्षवर्धन अपनी सेना के साथ, हर्षवर्धन की सेना हर्षवर्धन को घायल अवस्था में उठाकर ले जाती है, और हर्षवर्धन को ले जाकर कहां, यानी हर्षवर्धन पुनः थानेश्वर पहुंच जाता है, और थानेश्वर में जाकर हर्षवर्धन को लगभग 15-20 दिन तक उसकी मरहम पट्टी की जाती है, उसको हल्दी लगाई जाती है, दूध पिलाया जाता है। और हर्षवर्धन जैसे जैसे ठीक होता है तो जो चला गया तो चला गया, उसका जीजा चला गया, उसके जीजा का पिता चला गया, उसका बड़ा भाई चला गया, उनकी क्या परवाह करे। अभी उसे ये नहीं पता कि तेरी बहन कहाँ है, किस अवस्था में, जाने वाला कभी आता नहीं।
इसीलिए हर्षवर्धन ने उनका शोक ना मनाते हुए जैसे उसमें थोड़ी सी एनर्जी आई और अपने आप को संभाला और पुनः अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा कि कहाँ है उसकी बहन, ना जाने कहाँ घूम रही होगी। तो हर्षवर्धन पुनः अपनी बहन की खोज में निकल जाता है और उसकी बहन को जब खोजने लगता है, काफी समय खोजने के पश्चात तो उसकी बहन हरियाणा में दोस्त एक जंगल पड़ता है, कैथल का जंगल। हरियाणा के कैथल के जंगल में भटकती हुई उनकी बहन मिल जाती है और ये हर्षवर्धन को यानी एक ऐसी अवस्था में मिलती है कि हर्षवर्धन उसे देख नहीं पाता है। मैं ऑन कैमरा इस बात को बोलना नहीं चाह रहा हूं, एक बहुत बुरी अवस्था में वो उसको मिलती है। तो हर्षवर्धन ऑन द स्पॉट अपने कपड़े निकालकर यानी अपनी कुर्ता निकालकर अपनी बहन को देता है और उसे पहनाता है और अपनी बहन को लेकर आता है। फिर कहाँ थानेश्वर लेकर आता है और थानेश्वर में अपनी बहन के साथ कुछ समय बिताता है। लेकिन आपने देखा होगा कि समाज में जिसका पति नहीं होता उस स्त्री की दोस्त इज्जत नहीं होती। आज का समाज ऐसा बन चुका है जिसका पति नहीं है 10 लोग उसको बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। तो ऐसा ही राज्यश्री के साथ हुआ जब वो अपने भाई के साथ कहाँ रह रही थी, थानेश्वर में रह रही थी। कुछ समय बाद थानेश्वर के जनता उसे बोलने लगी, अर्थात वहां की आस पड़ोस की औरतें बोलने लगी कि तूने तो अपने भाई को खा लिया, तूने तो अपने पति को खा लिया, अपने ससुर को खा लिया, अब यहां पड़ी है। इस तरीके के शब्द उसे बोले होंगे। तो उसने अपने भाई से कहा कि भाई अब मुझे थानेश्वर नहीं रहना है। तो पुनः वो भाई पूछता है कि बहन कहाँ चले, क्योंकि कोई और ही नहीं बचा, दोनों भाई बहन है। जैसे बहन कहेगी हर्षवर्धन वैसे मानता था। उसने कहा कन्नौज चलते हैं। तो पुनः हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ में कहाँ जाता है, कन्नौज आ जाता है। ये चीज दोस्त आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी क्या थी, अर्थात पुष्यभूति वंश की फर्स्ट राजधानी क्या थी, थानेश्वर। यदि क्वेश्चन आता है कि पुष्यभूति वंश की प्रथम राजधानी क्या थी, तो थानेश्वर। और पुष्यभूति वंश की सेकंड राजधानी क्या थी, तो कन्नौज। ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश की प्रथम राजधानी क्या थी, तो थानेश्वर। और पुष्यभूति वंश की सेकंड राजधानी क्या थी, तो कन्नौज। और ये काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्त आया कि कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है, तो कन्नौज को खुशबू के शहर के नाम से जाना जाता है। और कन्नौज से सांसद है यानी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी। और कन्नौज में दोस्त एक बात और मैं कन्नौज के लिए बहुत फेमस है, बता देता हूं आपको कि आपने सुना होगा इत्र। जो आजकल लोग यानी बिना इत्र के तो बाहर ही नहीं निकलते हैं। तब बाहर निकलना होता है तो पहले इत्र को अपनी बॉडी से लगाकर या अपने वस्त्रों से लगाकर तब निकलते हैं। तो जो इत्र है, इत्र की खोज भी किसने की थी, अस्मत बेग। अस्मत बेग ने जो इत्र की खोज की थी मेरे दोस्त, वो इत्र की खोज भी कन्नौज में हुई थी। तो इत्र की खोज कहां हुई थी, कन्नौज में। इत्र की खोज किसने की थी, अस्मत बेग ने। और कन्नौज को क्या कहा जाता है, खुशबू का शहर। और कन्नौज से सांसद कौन है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी। और कन्नौज में कौन सा वंश था, मोखरी वंश। मोखरी वंश का शासक कौन था, अवंती वर्मन। अवंती वर्मन का बेटा कौन था, ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन की शादी किससे हुई थी, राज्यश्री से। परंतु राज्यश्री के लवर ने ये बात नहीं सही, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेयसी के, अपनी सुख दुख के साथी के, अपनी प्रेमिका के पति को और उसके पिता को जाकर मार गिराया और उसके भाई को भी मार दिया। और अपनी प्रेमिका को उठाकर लिया था कौन, शशांक। और शशांक लाने के बाद कुछ समय तक अपने पास रखता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है। वो बेचारी भटकती हुई घूमती रहती है, ना जाने कितने दिन घूमी होगी। उसके बाद अपने भाई को मिलती है वो। तो फिर पुलकेशिन सेकंड और देवगुप्त और शशांक तीनों दोस्त मिलकर ये काम कर देते हैं। और जब हर राज्यवर्धन यानी किसको, शशांक को मारने की साजिश रचता है, तो इस बात का पता शशांक के दोस्त को चल जाता है। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, यदि आपके दोस्त को कोई मारने की साजिश रच रहा है तो दोस्त को पता भी ना हो, तुम पहले से पहले जाकर उसका मामला सफाया कर दो। आगे चलते हैं। तो ये दोस्ती क्लियर हुई। तो यहां पर एक यानी गुजरात और सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में कौन सा वंश पड़ता है, एक मैत्रेय वंश पड़ता है। और मैत्रेय वंश इसी समय का एक वंश है जिसका शासक कौन था,
यानी भट्टार्क। जो हर्षवर्धन जी है, हर्षवर्धन जी मैं बात कर रहा हूं, ये एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, ये बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, ये बहुत अच्छे नीति निर्माता हैं और इन्हें पंडितों का पंडित भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को पंडितों का पंडित कहा जाता है, नीति का निर्माता कहा जाता है और हर्षवर्धन जी को बहुत अच्छा साहित्यकार भी कहा जाता है। और हर्षवर्धन जी ने अपनी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो आपकी लगातार यानी बनती रहेंगी। Subscribe for more content.